आज की जो वीडियो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की एक अहम वीडियो रहेगी। मैं जो है वो आज इस वीडियो में सिर्फ तथ्यों के ऊपर बात करने वाला हूँ। किसी भी धार्मिक पार्टी के खिलाफ या फिर किसी भी धार्मिक संस्था के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ न जाके मैं सिर्फ आपके सामने आज तथ्यों के ऊपर जो बातें आधारित होंगी मैं सिर्फ वही करूँगा। मेरी आपसे एक प्रार्थना रहेगी कि आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने और अगर हो सके तो एक बार इस वीडियो के ऊपर विचार जरूर करें। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो देश की स्थिति के ऊपर होने वाली है। किसी भी एक व्यक्ति का विरोध जो है वो आज इस देश में पूरे देश का विरोध माना जा रहा है। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम लेके यहाँ बात नहीं करूँगा, जितना हो सकेगा उस चीज़ से बचूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी एक व्यक्ति का विरोध करना किसी भी देश का विरोध नहीं हो सकता। जितना हमने पढ़ा, जितना मैंने जाना है, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, जितना मैं जान सका हूँ, मेरा मानना ये है कि किसी भी एक व्यक्ति का विरोध करना किसी भी एक राष्ट्र के विरोध के बराबर नहीं हो सकता। आज का समय भारत में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति जिनका नाम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी है, उनका अगर किसी भी तरीके से विरोध किया जाता है तो वो विरोध जो है वो पूरे सनातन धर्म का या फिर हिंदू धर्म का या राम का विरोध माना जाता है, या फिर यूं कहें तो एक पूरे राष्ट्र का विरोध माना जाता है। मैं उसी विरोध में जो है वो आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि ये जो है वो एंटी नेशनल जो है वो वीडियो रही होगी या फिर लेफ्ट विंग राइट विंग ये वीडियो होगी। आपको जो मानना है वो मान सकते हो। मैं किसी भी एक व्यक्ति के विचारों का ख्याल न रखते हुए इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ तथ्यों के ऊपर आधारित बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, बहुत सारे टीचर्स से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। तो आज उन्हीं आधारित मुद्दों पे आधारित जो है वो अपनी वीडियो रहने वाली है। थोड़ी लेंथी वीडियो रहेगी, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ कि इंडिया में किसी भी एक व्यक्ति का विरोध करना किसी भी राष्ट्र का विरोध करना नहीं कहा जाना चाहिए। जो आज के समय में सबसे बड़ा किया जा रहा है उसमें मीडिया सबसे बड़ी भाग ले रही है। उसी बात में जो है वो कुछ एक लोग भाग ले रहे हैं, उन्हें नई नई उपाधियां दी जा रही है। कोई अंधभक्त की उपाधि देता है, मैं वैसी उपाधियां देने से बचूंगा। मैं सिर्फ बात करूंगा तथ्य के ऊपर। पहला अपनी जो बात रहेगी वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर रहेगी। एक लेक्चरर होने के नाते या फिर एक यूथ होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, या फिर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते मेरा ये अधिकार है कि मैं सबसे पहले देश की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करूं। और आज भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल वेस्ट कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भारत में जो सेकंड लार्जेस्ट टैक्स जो लग रहा है, सेकंड जो एक्सपेंसिव टैक्स जो सबसे ज़्यादा लग रहा है वो एजुकेशन के ऊपर है। और ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जिसमें पूरे किसी भी टैक्स की अगर बात की जाए, किसी भी तरीके की अगर टैक्स की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट टैक्स सिर्फ एजुकेशन के ऊपर लग रहा है। मुझे किसी एक व्यक्ति की बात याद आ रही है जिनका नाम खान सर है। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस देश में पेंसिल पेन के ऊपर, कलम के ऊपर टैक्स लगता हो तो मान लीजिए कि उस देश में लोकतंत्र खतरे में है या वो देश पूरा खतरे में है। मैं आपको एजुकेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इंडिया में 1113 यूनिवर्सिटी है टोटल, कुल मिला के 1113 जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है या फिर आज भी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। 43,796 इंडिया में कॉलेज रखे गए। इतनी यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेज होने के बाद भी हरियाणा से कुछ लोगों को जो है वो विदेश भेजा जाता है, ऐसी जगह भेजा जाता है जहां आपातकालीन स्थिति है, जहां युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और गाजा जो है जिन्हें भेजा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस देश में 1113 यूनिवर्सिटी और 43,796 कॉलेज हो, उस देश के यूथ को किसी भी एमरजेटिक जगह पे भेजने की जरूरत कैसे आ सकती है। जिस देश में रेशियो 15:1 होना चाहिए, कि मतलब जहाँ 15 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, उसी देश में आज टीचरों की संख्या 32:1 है। 32 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर को रखा गया है।
ये भारत के एजुकेशन सिस्टम को बताता है। मैं और भी आंकड़े आपको अभी बताने वाला हूँ। 2022 में अगर आप देखोगे तो सर्वे किया गया 2022 में, से 41.8% बच्चे ऐसे थे 5th क्लास से नीचे जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। भारत की एजुकेशन की स्थिति है, आप इस पे किसी को भी दोषी ठहरा सकते हो। आप चाहो तो जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहरा सकते हो, आप चाहो तो नरेंद्र मोदी को दोषी ठहरा सकते हो, आप चाहो तो योगी जी को दोषी ठहरा सकते हो, आप चाहो तो मुझे दोषी ठहरा सकते हो, आप चाहो तो किसी भी मुखिया को दोषी ठहरा सकते हो। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो 9 साल में जो हुआ है या फिर जो आज करंट में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, अगर वो सही है तो श्रेय उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, गलत है तो उसका जो महान श्रेय है वो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर दिया जा रहा है। उस पर बाद में अभी बातें करने वाले हैं, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। 2021 में अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 करोड़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हमने पैदा किए थे। ये हमारी उपलब्धि है कि 2021 की जो सन जो थी उसमें हमने 5 करोड़ नए यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट बनाया था, नए यूथ जो अनएम्प्लॉयमेंट में जुड़े थे। 2023 में 7.6 करोड़ जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो ऐड कर दिए गए इसी श्रृंखला के अंदर। आप देख सकते हो कितना बड़ा 2 साल में 21 से लेकर 23 2 साल में कुल मिला के 13.764 करोड़ जो है वो यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो धकेल दिया गया। आप देख सकते हो ये आंकड़ा कितना बड़ा है। अभी और बातें होनी बाकी है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1000-2000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देके यूथ को जो है वो ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक पार्टी जो है वो यूथ के लिए काम कर रही है। मैं पहले ही आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी एक पार्टी का विरोधी नहीं हूं। आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हो, 2014 में मैं भी उसी पार्टी का समर्थन करता था। आप जिस पार्टी के लिए दिन रात नारे लगा रहे हो, मैं उसी पार्टी का एक समर्थक रहा हूं। मेरे परिवार के कुछ सदस्य 2014 में उस पार्टी के खिलाफ थे, मैं उस पार्टी के समर्थन में था और उन लोगों से जो वो बहस भी किया करता था। आज जब स्थिति जो है 2019 में मैंने खुद उसी पार्टी को वोट दिया जिस पार्टी के आज आप समर्थक हो। लेकिन मैं आंख मूंद के बात नहीं कर सकता, एक शिक्षक होने के नाते, यूथ होने के नाते मैं आंख मूंद के बातें नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप भी वो बातें ना करो। अगर हाल फिलहाल की बात करोगे तो यूपी कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे। अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो 183 सीट के ऊपर एक स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई करेगा, मतलब 183 बच्चे एक सीट के लिए लड़ाई करेंगे। 50 लाख सीटें रखी गई, हर एक सीट की फीस 400 रुपये रखेगी, जो 2 अरब रुपए होते हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में 60 सीटें जो है वो यूपी में रहेगी और भर्ती को कैंसिल कर दिया गया। 2 अरब रुपए कहाँ गए किसी को नहीं पता। अगर एक सांसद को 30 करोड़ में खरीदा जाता है तो 60 सांसद जो वो खरीदे जा सकते हैं। ये आपके 2 रुपए वहां काम आएंगे। टोटल अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वहां यूपी में 80 सीटें हैं। 2 अरब रुपए सरकार ने इस भर्ती के थ्रू लिए जो कैंसिल हो की जा चुकी है और उसमें भी आश्वासन ये दिया जा रहा है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप खुद सोच के देखिए, 50 लाख लोग जो है वो इस नौकरी की आस लगा के बैठे थे। 400 रुपये उन्होंने भरे हैं। 6 महीने तक उन्होंने इसके लिए जो है वो तैयारी करी है, जिसमें से 1-2 मेरे नोन भी हैं। 6 महीने तैयारी करने के बाद जब एक दिन जो है वो भर्ती कैंसिल कर दी जाती है, 2 अरब रुपए सरकार के द्वारा डकार लिए जाते हैं। कम से कम अगर भर्ती कैंसिल की गई तो सरकार का काम बनता था कि वो 2 अरब रुपए जो है वो उन बच्चों को वापस दिए जाएं, ताकि वो बच्चे वापस उसी एग्जाम का जब फॉर्म निकले तो वो रुपए भर सकें। 400 रुपये की अहमियत एक बेरोजगार बच्चा जानता है, सरकार नहीं जानती। आप जो मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप इतना खुल खुल के किसी व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो, उस व्यक्ति का अगर कोई समर्थन ना करे तो आप उसे देशद्रोही करार कर देते हो। मैं उस व्यक्ति के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन स्पष्ट तौर से इतना मानता हूं कि कोई ऐसा बच्चा जो 6 महीने तक अपनी तैयारी लगा के बैठा है, 6 महीने तक दिन रात एक सपना लेके बैठा है कांस्टेबल का, उस बच्चे की अगर भर्ती कैंसिल होती तो उसे आश्वासन की जरूरत नहीं पड़ती। उस बच्चे का काम आश्वासन से नहीं चल सकता। आप उसे सिर्फ आश्वासन देके उस व्यक्ति को कामयाब नहीं कर सकते। 1000-2000 रुपये आप भत्ता देके भी उस व्यक्ति को कामयाब नहीं कर सकते। आपको अगर सिर्फ 1000 रुपये दे के अगर आप यूथ को जो है वो महान बनाना चाहते हो तो उस देश की तरक्की मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं हो सकती। और भी बात कर लेता हूँ। पिछले 10 साल में जो है सिर्फ 300 नई संस्थाओं को मान्यता दी गई है।
ये इंडियन एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं कि नई शिक्षा नीति जो लागू की गई थी, उस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद सिर्फ 7 नई एजुकेशन संस्थाओं को मान्यता दी गई है। आप किस देश की बात कर रहे हो? आप कौन से देश की बात कर रहे हो? आप ऐसे देश की बात करो जिसमें 145 करोड़ लोग रहते हैं, उन 145 करोड़ लोगों पे सिर्फ 10 नई संस्थाएं जो है वो लागू की गई है नई शिक्षा नीति में। आप उस शिक्षा नीति का बखान कर रहे हो। न्यूज चैनल अगर आप चला के देखोगे, न्यूज चैनल तो क्या, कॉमेडी चैनल मैं उन्हें कहना चाहूँगा, कॉमेडी चैनल अगर आप चला के देखोगे तो उनमें आपको देखेगा, मैं किसी एंकर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो अपना सरनेम बोल के मोदी सरनेम लगा लेते हैं, मैं उन व्यक्तियों की मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम खराब है इंडिया का। अभी 2021 से 24 तक कोई भी नई यूनिवर्सिटी जो नहीं बनी है, ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। आप देखो एक ऐसे देश की मैं बात करने जा रहा हूँ जिस देश में 2021 से लेकर 24 तक एक सिंगल मात्र कोई यूनिवर्सिटी जो नहीं लगाएगी। हमारे एक सर हैं, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, मैं संस्था का नाम वगैरह नहीं बताना चाहूँगा, उस संस्था के एक सर हैं, मैं उनका नाम जो है वो यहाँ नहीं बता सकता बिना परमिशन के। अगर वो परमिशन देंगे तो मैं कभी उनके उस विचार पर उनका नाम लेके बात करूँगा। उन्होंने एक बात कही थी कि हम जिस देश से अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, चाइना के साथ में अपना इतना कंपैरिजन कर रहे हैं, चाइना की अगर बात करूं तो 2021 से लेके 24 तक 18,000 नई एजुकेशन संस्थाएं खोली जा चुकी है। 3 साल में 18,000, एक साल का रेशियो 6,000 का, रोज ऐसे हो गया 20, मतलब 20 संस्थाएं दिल्ली की नई खोली जाती है जिनमें तकरीबन 700 बच्चे पढ़ते हैं। आप उस देश को क्या मानते हो, मैं तो समझ नहीं पा रहा। लेकिन जैसा कि उन्होंने सर ने कहा था कि चाइना जो है वास्तविक तौर से वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जाता है। वो डेवलप्ड कंट्री है, आप उसके बराबर की बात नहीं कर सकते। महंगाई के ऊपर भी बात कर लेते हैं। डीजल जिसपे 3.58 पैसे जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसे पिछले 10 साल में बढ़ा के 32.8 शून्य कर दिया गया। पेट्रोल जो 9.48 एक्साइज ड्यूटी रखता था, 10 साल में वो बढ़ा के जो है वो 39.99 कर दिया गया। जीएसटी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी लग रही है तो वो आटा, दाल, दूध, पनीर है। ये किसी भी, मैं पूरे 180 कंट्री के इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, पूरी 180 कंट्रियों में से जो है भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें आटा, दाल, दूध, पनीर पे सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों में टैक्स लगता है। और भी बहुत सारी बातें हैं। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन देके अगर उस देश को महान समझते हो तो मैं ऐसे देश को महान मतलब मान नहीं सकता। आप कह रहे हो कि मतलब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके आप अगर उस देश को महान सिद्ध करना चाहते हो तो मैं उस देश को महान मानना पसंद नहीं करूंगा। मुझे बहुत प्राउड है मेरे देश पे। मेरा देश जो है वो 3 युद्ध कर चुका है। 1947 से पहले मेरा देश जो है वो इतने सारे आंदोलन झेल चुका है, इतनी सारी मार काट झेल चुका है, इतने सारे धर्मों के साथ भी जो है वो एक रह के देश आज भी एक रह रहा है। मैं ऐसे देश को बहुत महान मानता हूँ और ऐसा देश मेरे हिसाब से विश्व में कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस देश में 150 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता को अगर आप सिर्फ 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रहे हो तो मेरा मानना है कि ऐसे देश को महान आपके मुंह से कहना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। स्पष्ट बात मैं जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। आप सोच के देखो, जिस देश में अन्नदाता किसान जो जीडीपी का 7.34% हिस्सा रखता हो, आप उस किसान को डीएपी के लिए जो है वो 6 महीने तक लाइन में रखते हो। आप किस देश की बात कर रहे हो? आप किस सरकार की बात कर रहे हो? मैं ऐसी सरकार को 1% भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो मेरे सामने आई थी जिसमें बीजेपी सरकार के 5 साल के जो है वो काम गिनाए गए थे। मैंने उस 5 साल के काम पे कमेंट किया था, मेरे कमेंट को हटा दिया गया। जिस देश में मतलब सरकार ये सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप लोकतंत्र का चौथा पिलर देखोगे वो मीडिया है, और उस मीडिया का एक उसूल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उस मीडिया को अधिकार दिया गया कि सरकार के हर एक बुरे काम को वो हाईलाइट करेगी, यही उसी का काम रहेगा। और जितना मैं मानता हूँ, जितना मैं पढ़ चुका हूँ, उतना यही जानता हूँ कि किसी भी देश का असली नागरिक वही है जो उस सरकार के अच्छे कामों को गिनाने के बजाय उस देश के या फिर उस सरकार की जो अहम बातें हैं या फिर उस सरकार को जो अहम काम करने हैं उन्हें भी गिनाए। और मैं ये गिना सकता हूँ कि इस देश के 80 करोड़ जो लोग हैं उन्हें राशन में नहीं लगाना चाहिए।
इस देश के अगर आप डीएपी का रेट देखोगे, एक किसान, मैं आपको अमूमन बताता हूँ, आप कहते हो ना वो किसान नहीं है असली, मान लिया वो किसान नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि वो फार्मर है, मैं जा ही नहीं रहा, मुझे पता नहीं वो फार्मर है कि नहीं है, मैं इस मुद्दे पे बात भी नहीं करना चाहता, मैं जितना चाहूँगा इस मुद्दे से बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उन फार्मर की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक फार्मर जो है वो किसान, मेरे पिताजी जो है वो फार्मर हैं, दादाजी जो है वो फार्मर थे, और आज भी 74 साल की उम्र होने के बाद भी जो है वो खेती कर रहे हैं। मैं उनकी बात करता हूँ। अगर आपको मैं 1 किले ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन की अगर औसत में अगर आपको बताऊँ, तो आप अभी सुन लीजिएगा, मैं आपको अभी आंकड़ा बता ही देता हूँ कि आप जब उसमें बिजाई वगैरह करवाते हो या फिर उसमें हल जोतने का जो खर्चा है वो अमूमन 2,000 रुपये आता है बिजाई से पहले। 1,000 रुपये का कॉटन का बीज आता है, तो टोटल हो 3,000। अब आप 3,000 रुपये बिजाई से पहले लग चुके हैं, बिजाई के बाद में स्प्रे हो गई, पानी हो गया, कॉटन की फसल में 4 बार पानी देना पड़ता है, अमूमन एक पानी में 2,000 रुपये का खर्चा आता है। और डीजल इतना महंगा है कि अब 3,000 का आने लग गया, आप सोचो 12,000 रुपये का वो खर्चा हुआ। टोटल मिला के 1 बीघा जमीन में कॉटन की फसल में 20,000 रुपये खर्च होते हैं, और 1 बीघा में लास्ट 5 कुंटल अनाज हो सकता है, जिसकी आज मार्केट कीमत 5,500 रुपये है। आप सोच के देखो, 27,000 रुपये दे रहे हो एक किसान के, 1 बीघा में 6 महीने के 6,000 बच रहे हैं, महीने के 1,000 हो गए। 1,000 का मतलब 1 सिलेंडर नहीं ला सकता वो व्यक्ति, वो किसान 1 सिलेंडर नहीं ला सकता। आप उस किसान का समर्थन नहीं कर रहे। मैं नहीं मानता वो किसान नहीं होगा, मुझे नहीं पता वो किसान है कि नहीं है, मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा। गुस्सा आता है सर, आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब भारत का प्रधानमंत्री जो इतना, आप जिसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हो, मैं भी कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री है, पोस्ट की कदर करनी चाहिए, लेकिन भारत का माननीय प्रधानमंत्री जब किसानों की बात नहीं कर सकता, मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो अगर मैं कहूँगा तो फिर मैं ज़्यादा कटाक्ष के ऊपर आ जाऊँगा, मैं नहीं चाहता। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। झूठ जो है वो बोलना पड़ता है। आपको थोड़े झूठ मैं भी बता देता हूँ। यूपी में झूठ बोला गया, या पूरे यूपी में झूठ बोला गया कि हमने 4 करोड़ शौचालय बनाए हैं। अब अगर इस आंकड़े की थोड़ी छानबीन करते हैं तो 4 करोड़ शौचालय बनाए गए, और एक घर में अमूमन 5 लोग तो मान लेते हैं, तो 4 मान लेते हैं, संयुक्त परिवार हो, एकल परिवार है तो भी 4 तो नॉर्मल होने ही होने, 5 एवरेज मान लिए। 20 करोड़ लोग, मतलब कि 25 करोड़ की जनसंख्या, और उस 25 करोड़ की जनसंख्या में से 20 करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम बीजेपी सरकार ने किया। आप इसे कैसे सही मानते हो? इसका मतलब कि 2014 से पहले यूपी में सिर्फ 5 करोड़ लोगों के पास में शौचालय थे। 20 करोड़ लोग 2014 से पहले शौचालय का यूज नहीं करते थे। यह आंकड़ा आप सही मान सकते हो, मैं नहीं मान सकता। और झूठ की बात कर लेता हूँ। जीडीपी को कह रहे हैं कि 5th लार्जेस्ट जीडीपी बना दिया, 5th लार्जेस्ट जीडीपी बना दिया। सर थोड़ी बहुत सोच के देखो, आप पिछले 5 साल में, 10 साल में जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है 4.13, जो कभी 2014 से पहले 11% ग्रोथ हुआ करती थी। आप उसे अगले 5 साल में 10%, मतलब 10 ट्रिलियन पहुंचाने की बात कर रहे हो। आप कैसे पहुंचा दोगे सर? 10 ट्रिलियन पहुंचने के लिए 11.98 की ग्रोथ चाहिए सर। आप 11.98% की ग्रोथ ले आओगे जीडीपी में, जो भी फिलहाल 4% चल रही है, कहां से लेके आओगे सर? आप किस सेक्टर से लेके आओगे? आप एक सेक्टर तो बताओ ना। आप मतलब एजुकेशन से नहीं ला सकते, क्योंकि एजुकेशन तो आपने खत्म कर दी। 1% नौकरियां आप पूरे देश को दे रहे हो, जो कभी भी 7% मिला करती थी, आप 1% नौकरी दे रहे हो। जिन रेलवे में 10 लाख नौकरियां हर साल आया करती थी, आज पिछले 10 साल में 10 लाख नौकरी नहीं आई। आप क्या बात कर रहे हो सर? किसकी बात कर रहे हो आप? किस देश को आप महान देश मानते हो? तो मेरा विरोध किया जाएगा। ये वीडियो जो मेरे कलीग देखेंगे वो मेरा विरोध करेंगे, स्टूडेंट देखेंगे वो विरोध करेंगे। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, डेमोक्रेसी, द एंड ऑफ डेमोक्रेसी नाम से, जो भी कुछ 1 महीने पहले बनाई थी। उस वीडियो को देखने के बाद मेरे कम से कम 3 रिश्तेदारों के फोन आए थे मेरे पास, अभी आएंगे, मुझे पता है। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगर मेरे किसी कलीग ने देखी तो कल मुझे इस वीडियो के ऊपर 15 मिनट बात करनी पड़ेगी उनके साथ में। मानेंगे नहीं सर, मान ही नहीं सकते कि आप जो है वो गलत सोच रहे हो। सर किसी भी एक व्यक्ति का विरोध करना राष्ट्र विरोध नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध राष्ट्र विरोध कैसे कह सकते हो सर? मैं नहीं कह सकता, और आपको भी नहीं कहना चाहिए सर। आप सोच के देखो, आप
अभी 25 साल की उम्र के हो, 20 साल की उम्र के हो, 30 साल की उम्र के हो, ठीक है आपने अपना जीवन निर्वाह कर लिया 30 साल का, 30 साल बाकी, 40 साल जितने भी आपके बाकी होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को आप क्या दोगे सर? बताओ ना, आप क्या दोगे? आप बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर कि आप 60 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, आप जवाहरलाल नेहरू की बातें कर रहे हो, महात्मा गांधी तक को आप सिर्फ गलत सिद्ध करने पर लग गए सर। आप तो पता है सर महात्मा गांधी कौन था? एक बार पढ़ के देखना सर, आप महात्मा गांधी कौन था। आप बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी, महात्मा गांधी महात्मा गांधी। किसी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के साथ में बैठ के आप महात्मा गांधी की बात करना सर, वो बताएगा आपको, पढ़े लिखे लोग बताएंगे, अनपढ़ नहीं बता सकते महात्मा गांधी क्या था। 1915 से पहले भारत को पता तक नहीं था भारत देश किस हालत में। जो चंपारण का आप अध्याय पढ़ना सर उस व्यक्ति का, एक बार पढ़ के देखो ना यार। आप बात कर रहे हो देश की, बात कर रहे हो आप महात्मा गांधी की, चंपारण का एक बार अध्याय पढ़ के देख लेना सर। आपने कह दिया, उस व्यक्ति ने कहा था मेरे लाश पे टुकड़े होंगे, टुकड़े क्यों होने दिए? पहले मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनके स्टेटमेंट पढ़ना, उस व्यक्ति ने किस आधार पे जो है किस चीज पे मांग करी थी, महात्मा गांधी की मांग क्या थी, आप पढ़ के देखो ना सर। मुंह उठा के आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रयोग किया, आपने जो आपके मन में आया वो आपने बोल दिया। कभी सर किताबें उठा के पढ़ के देखना, आपको पता लगेगा कि देश कैसे चलता है, देश मीडिया कैसे चलती है। मीडिया तो क्या है सर, गोदी मीडिया, गोदी क्या, मैं कहता हूँ सब भारत की सबसे, आपको इंडेक्स भी बता दे, मैंने अभी जिक्र किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 127 नंबर पे भारत आता है। आप किस मीडिया की बात कर रहे हो सर, जिस मीडिया में राम नाम पे 75 दिन तक डिबेट चलती है सर? पहले राम नहीं थे सर। मेरे दादाजी जो सब 74 साल के हो चुके हैं, मेरी दादी जो 68 साल के हो चुके हैं, वो राम को आज से 60 साल पहले पूछते थे सर। आप राम लेके आए हो। आप देखना राजीव गांधी ने क्या किया था हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए। आप किस चीज की बातें कर रहे हो सर? अब और बताता हूँ मैं आपको भी ना, आपकी अभी मैं आपको बता देता हूँ, उद्योगपतियों का जो आपको कर्जा 15 लाख करोड़, नहीं सॉरी, आंकड़े की बात कर रहे थे ना, मैं आपको करेक्ट आंकड़ा बताता हूँ, 14,56,226 करोड़ माफ किए गए सर 8 साल में। किसानों का 2 लाख का कर्जा है, 2 लाख करोड़ का कर्जा, वो माफ नहीं कर सकते सर। 6 महीने में उस व्यक्ति के पास में 10,000 रुपए की पैदा नहीं आती। एक बार अगर उसे हॉस्पिटल जाना पड़ जाए ना, 10,000 रुपए के मिनट में खत्म हो जाते हैं उस व्यक्ति के। क्या बात कर रहे हो सर आप? किसी और बताता हूँ सर, आपको खर्चा बताता हूँ। एक किसान को अगर डेली का 3,000 रुपए का खर्चा दिया जाए ना, सभी किसान, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अगर पूरे किसान को, अगर सारे भारत के किसानों को 1 साल का 3 लाख करोड़ का अगर खर्चा दिया जाए तो खेती जो सबसे उन्नत हो सकती है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है सर, ये मैं नहीं कह रहा, आपका सबसे एंटी दुश्मन आप जिसे मानते हो चाइना, ये चाइना ने कहा था कि भारत के किसानों को अगर 3 लाख करोड़ रुपए डेली डेली नहीं साल के दे दिए जाएं तो भारत किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हो क्या रहा है मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। भारत में अभी 3D पोस्टर लगे थे, श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 3D पोस्टर लगे थे रेलवे स्टेशन के ऊपर, सेल्फी बूथ लगे थे। मैं अगर कहूँ तो आप उन पोस्टर के पास में जाके सेल्फी ले सकते हो कि हमने भारत के प्रधानमंत्री के साथ में सेल्फी लिए। आपको उनका खर्चा बताता हूँ सर, टेम्परेरी जो पोस्टर लगे थे उनका डेली का खर्चा 1.24 लाख करोड़ है सर। एक पोस्टर का खर्चा 1.24 लाख करोड़ है सर। और परमानेंट जहां ये 3D बैनर लगे हैं, जहां ये 3D बैनर लगे हैं, वो परमानेंट जिनका खर्चा है पोस्टर का 6.28 लाख करोड़ है सर। कहां से लाओगे ये पैसा आप? कौन देगा सर? किसी भी व्यक्ति का बाप नहीं देगा सर, ये किसानों ने दिए हैं पैसे। मेरे बाप ने दिए, मेरे बाप ने साबुन खरीदी, मेरे बाप ने साबुन में जीएसटी भरी है। आपके बाप ने भरी है सर साबुन के ऊपर जीएसटी। आपने नमक खरीदा, आपने जीएसटी भरी है सर। आपने एक सुई खरीदी, आपने टैक्स भरा है। कौन कह रहा है किसान टैक्स नहीं देते? आप कह रहे हो सर किसान टैक्स नहीं देता, किससे जाता है टैक्स? आप बताओ, आप सोच के देखो ना सर। एक मेरे को खाद्य पदार्थ एक ऐसा बता दो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। किसान टैक्स कहाँ नहीं देता सर? कितना टैक्स देगा किसान? और आप किसान से ज्यादा टैक्स देने वाला कोई भी भारत में नहीं है। कंज्यूमर टैक्स देगा। कंज्यूमर कौन है? देहाती तबका है, दलित तबका है। अब दलितों की भी मैं बात करूंगा सर, भी आने वाला हूँ उसी टॉपिक पे, मैं अभी आगे आऊंगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा अभी आज, है ना। मैं गुस्से में बातें निकल रही है सर, क्योंकि अभी एक बच्चा था सर, 19 साल की उस बच्चे की उम्र थी सर। आप क्या मानोगे, उस बच्चे ने सर सुसाइड कर लिया। खत था सर उस बच्चे का, आप उस बच्चे का खत पढ़ना। आप कह रहे हो ना सुसाइड नहीं करना चाहिए, वो कमजोर था, वो टूट गया और वो उसने ये हो गया और वो नहीं कर सका और बुजदिल था, कायर था। सर 19 साल का बच्चा था उसका,
उसका बाप मूंगफली की रेडी लगाता था, उसके बाप ने पूरी सर्दी मूंगफली जो है ना वो बेच के उस बच्चे का यूपी कांस्टेबल की तैयारी करवाई थी। सर 26, आप सोच के देखो सर, 19 साल का लड़का, 400 रुपये उसके पिताजी फीस भरते पूरी सर्दी मूंगफली बेच के उस बच्चे को 6,000 रुपये का, 5,900 रुपये का, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा बताऊंगा आपको, मैं झूठी बातें नहीं करूंगा, 5,900 रुपये का उस बच्चे को जब वो ऐप दिलाया गया, उससे तैयारी करवाएगी 6 महीने तक, 5,900 वो हो गए, 400 रुपये हो गए, 6,300 रुपये हो गए। उसके बाद में टोटल उसने बच्चे ने 8 रजिस्टर खरीद, उस बच्चे ने लिखा है सर, ये मैं नहीं लिख रहा, 8 उसने रजिस्टर खरीदे, टोटल खर्चा उस बच्चे ने 7,300 रुपये बताया था। और जब ये भर्ती कैंसिल हुई, उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सर आप कहाँ से दोगे सर वो बच्चा? सर ये भारत देश है सर, ये मतलब लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सर, आप अगर इसी एक सिर्फ धर्म के नाम पे, आप सिर्फ भगवान के नाम पे अगर आप किसी व्यक्ति को वोट दोगे तो भारत को पाकिस्तान बनने में समय नहीं लगेगा सर, अभी भी समय है सर, बचाओ भारत को। मैं नहीं कह रहा आप सिर्फ मतलब किसी व्यक्ति को वोट मत दो, आपको अगर वो व्यक्ति का काम सही लगे तो आप उस व्यक्ति को वोट दो सर, क्यों नहीं दोगे वोट? देना चाहिए, जरूर देना चाहिए सर। आप आओ, आप काम बताओ, मैं काम के आधार पे मैं खुद वोट दूंगा सर। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा ना समझ के बात कीजिए, थोड़ा 2024 के लोकतांत्रिक जो चुनाव है उन्हें लोकतांत्रिक चुनाव के हिसाब से अगर करवाया जाए तो सही रहेगा सर। अगर चंडीगढ़ की तरह वो चुनाव ना हो तो अपने देश के लिए वो बेहतर रहेगा। तो देखते हैं सर आप किस तरीके से इस चुनाव को जो है वो करवाओगे। उम्मीद है कि आप इन बातों को समझोगे। और रही बात एजुकेशन की, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बेंचें जो है वो महंगे हो चुके हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है सर, मेरी एक मुहिम है छोटी सी, मुझे नहीं पता मैं उस मुहिम में कितना कामयाब हो पाऊँगा, लेकिन इसी चैनल के ऊपर जो अपना चैनल है बलूचर चॉइस, इस चैनल के ऊपर आपको आज के बाद जो वो सारी वीडियो देखने को मिलेगी। मतलब आज के बाद जो है वो पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश या फिर मतलब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जितना मेरे से हो बने पाएगा, जितना मेरे से हो पाएगा, मैं बाकी भी किन्हीं भी स्टाफ से बात करूँगा, मैं कोशिश करूँगा एक टीम बनाने की, अगर हमारी टीम बनती है। नहीं तो सर मेरे को जो सब्जेक्ट आता है मैं वो इस चैनल के ऊपर पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ सर आप मतलब इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दोगे। तो यही आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सर, धन्यवाद।